गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? कल हम लोगों ने वेक्टर पढ़े हुए थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर होता क्या है। और जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ऐसा कोई भी क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या होती थी बच्चों? क्वांटिटी होती थी कि ऐसा कुछ भी जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो क्वांटिटी होता है। लाइक मास, वॉल्यूम, एरिया, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब क्या होते हैं? क्वांटिटी होते हैं। अब फिर हम लोगों ने दो चीज़ फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज़ पढ़ी हुई थी। फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज़ें पढ़ी हुई थी। पहला था आपका स्केलर क्वांटिटी और दूसरा था क्या? वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो और वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे भी करता हो तो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। हमने ऐसे लाइंस लेके भी आपको समझाया था, तो वो आपको समझ में आया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा हुआ था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके सर पे एरो कैसा लगता है, लेफ्ट से राइट लगता है या राइट से लेफ्ट लगता है या एक ही तरफ से लगता है, ये भी आपको समझाया हुआ है। फिर उसके बाद हम लोगों ने एंगल्स लिए थे। तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ऑलवेज टेकन बिटवीन देयर हेड और टेल। और हमने एक क्वेश्चन भी दिया हुआ था, तो आप लोगों ने क्वेश्चन के आंसर भी दिए हुए हैं, तो थैंक यू उसके लिए। और आपके आंसर भी सही है, ठीक है। तो आप लोग अच्छा कर रहे हो और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आपको समझ में भी आ रहा है, इसलिए आपके आंसर आ रहे हैं। और क्वेश्चन हमने लास्ट में पूछे हुए थे लेक्चर के, तो इसका मतलब ये होगा कि आप लेक्चर भी लास्ट तक देख रहे हैं। नहीं तो कुछ बच्चा क्या कर रहा है कि 2-4 मिनट देख रहा है, फिर कॉमेडी वीडियो देख रहा है वहां पे जाके, तो फिर ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो आप लेक्चर देख रहे हैं तो लेक्चर को एक तरफ से मत देखिए, आप उसको देखिए, फिर पॉज कीजिए, फिर नोट कीजिए, फिर देखिए, फिर उसको रिपीट कीजिए। तो ऐसा आप करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। और आप ऐसा एक्सपेक्ट मत कीजिए अरे नहीं क्लास खुलेगा तो फिर देखेंगे। तो फिलहाल अभी क्लास तो नहीं खुल रहा है, तो अभी टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। आप लेक्चर्स देखिए, उसको नोट कीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम अगर होती है आपको तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो या फिर आपके ग्रुप में हमने ऐड किया हुआ है, तो आज मैं डीपीपी डालूंगा वेक्टर से रिलेटेड, और वेक्टर का थ्योरी भी जो भी आप प्रिंटेड है वो भी मैं आपको भेज देता हूँ। तो आपको ग्रुप से भी पढ़ेंगे और लेक्चर्स भी देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो और बेहतर चैप्टर पे कमांड आएगी, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स से, ठीक। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। पहला हम लोग लिखते हैं पोलर वेक्टर, ठीक है। दूसरा लिखते हैं जीरो वेक्टर, ठीक है। थर्ड आपके पास है यूनिट वेक्टर। फोर्थ आपके पास है इक्वल वेक्टर, ठीक है। फिफ्थ आपके पास है निगेटिव वेक्टर, ठीक है। सिक्स्थ आपके पास है पैरेलल वेक्टर, स्पेलिंग बराबर लिख देता हूँ, पैरेलल वेक्टर, ठीक है। सेवंथ आपके पास है एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। एट्थ आपके पास है एक्सियल वेक्टर, ठीक है। एट्थ क्या आपके पास एक्सियल वेक्टर है। और नाइन्थ आपके पास है कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। 10th आपके पास है कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप होते हैं, फिलहाल जितना हमको फिजिक्स में ज़रूरत रहेगा हम उतना वेक्टर पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको डिक्टेट करते हैं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पोलर वेक्टर हो गया, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, कोलिनियर एंड कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। चलो आइए, तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अब हमको सीक्वेंस याद रहे ना रहे, लेकिन हम लोग कब पढ़ लेंगे, ठीक है। लिखिए पोलर वेक्टर, ठीक है। पोलर वेक्टर की बात करें तो पोलर वेक्टर वो वेक्टर होता है जिनका कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पोलर वेक्टर। जैसे मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट कहीं एक जगह से स्टार्ट हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि पोलर वेक्टर है। लाइक हम लोग बात करें, ये वेक्टर ऐसा है और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट है और ये वेक्टर ए है, तो ये कौन सा वेक्टर होगा? ये पोलर वेक्टर होगा। कौन सा वेक्टर होगा बे? पोलर वेक्टर होगा, ठीक है। तो ऐसा वेक्टर जिसका कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट हो या पॉइंट ऑफ एक्शन हो, जैसे फोर्स की बात करें तो जैसे मान लीजिए आपके पास ये है,
ये आपने एक रस्सी बांध के यहाँ से खींचना स्टार्ट किया, तो ये क्या है आपका पॉइंट ऑफ एक्शन है। तो ये भी आपका क्या होगा, पोलर वेक्टर होगा। तो ऐसे वेक्टर जिनका एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर वेक्टर बोलेंगे। समझे बात को? तो चलो लिखो फटाफट। चलिए अब हम लोग आएंगे जीरो वेक्टर पे। ठीक है, फटाफट निपटा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए जीरो वेक्टर। ठीक है, तो जीरो वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रहेगा बट मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, जीरो रहेगा। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, जीरो रहेगा, और उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर। चलो आज तुमको समझा देते हैं। जैसे मान ले बेटा तुम्हारे पास कोई वेक्टर ए बराबर मान लो है, या ए बी वेक्टर है, ऐसा लिख देता हूँ, ऐसा बना भी देता हूँ। ठीक है, ये मान लो ए है और ये बी है और इसका लेंथ कितना ए है, तो वेक्टर ए बी बराबर क्या लिखेगा, वेक्टर ए लिखेगा। तो अगर इसमें देखें तो डायरेक्शन इसकी क्या है, लेफ्ट टू राइट, आपके लेफ्ट से आपके राइट की तरफ इसकी डायरेक्शन है। और मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, मैग्नीट्यूड कितना है, ए है। बिल्कुल सही है। तो अगर ये वेक्टर ए है तो इसमें अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करें तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 इंटू ए आएगा। अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 2 इंटू ए आएगा। बिल्कुल सही है। किसी वेक्टर में अगर किसी वेक्टर में इंटीजर का मल्टीप्लाई आप करते हो तो उसके डायरेक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पड़ेगा तो किस पे पड़ेगा, मैग्नीट्यूड पे पड़ेगा। क्या बोल रहा हूं मैं, आप समझ रहे हो? कोई अगर वेक्टर है उसमें आप इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो वो क्या होगा, वो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, वो केवल क्या करेगा, मैग्नीट्यूड बढ़ा देगा या घटा देगा। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ये हेड है और ये टेल है, इसका डायरेक्शन किधर है, आपके लेफ्ट से राइट की तरफ है। बिल्कुल सही सर। अगर मैं इसको ऐसे ही रखते हुए इसका लेंथ खींच के डबल कर दूं तो इसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया है लेकिन डायरेक्शन क्या है, वही है। तो डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है। अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेगा तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, डायरेक्शन सेम रहेगी। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेगा तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। अगर इसमें 0 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाए और उसमें कुछ ना कुछ डायरेक्शन है, तो इस ये एक अगर हम इसको वेक्टर माने तो इस 0 वेक्टर की डायरेक्शन उस वेक्टर की डायरेक्शन में है जिस वेक्टर में 0 का मल्टीप्लाई करके इसको 0 बनाया गया है। फिर से बोलते हैं, 0 वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसमें एक डायरेक्शन है और उसका एक मैग्नीट्यूड कितना है, 0 है। और इस वेक्टर का जो डायरेक्शन है, ये जो 0 वेक्टर का डायरेक्शन है उस वेक्टर के डायरेक्शन में है जिस वेक्टर में 0 का मल्टीप्लाई करके इसको 0 बनाया गया है। 0 वेक्टर का डायरेक्शन उस वेक्टर की डायरेक्शन में है जिस वेक्टर में 0 का मल्टीप्लाई करके इसको 0 बनाया गया है। हमने क्या देखे, अगर कोई वेक्टर है उसमें इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो 0 वेक्टर कैसे आया, हमने 0 का मल्टीप्लाई कर दिया वेक्टर ए में, तो वेक्टर ए में 0 का मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 0, लेकिन वेक्टर ए का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन रहेगा। तो मतलब जो 0 वेक्टर आया है उसका डायरेक्शन वेक्टर ए की डायरेक्शन में रहेगा। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 0 वेक्टर का डायरेक्शन उस वेक्टर की डायरेक्शन में रहेगा जिस वेक्टर में 0 का मल्टीप्लाई करके इसको 0 बनाया गया है। स्वाहा। नहीं आया, ठीक है। तो हमारे पास क्या है बच्चों, फिर से एक बार कर लेते हैं। एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड अगर हमको चेंज करना है ना तो उसमें इंटीजर के मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे जैसे इंटीजर बढ़ाएंगे एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। अगर हम इसमें 0 का मल्टीप्लाई करें तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी, यही वाली रहेगी ना बे। तो 0 वेक्टर मिल जाएगा। तो 0 वेक्टर का डायरेक्शन उस वेक्टर की डायरेक्शन में रहेगा जिस वेक्टर में 0 का मल्टीप्लाई करके इस वेक्टर को 0 बनाया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, मिटाते हैं।
चलिए हम लोग बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर की भी वही कहानी। मान ले तुम्हारे पास एक वेक्टर है, क्या है बेटा, वेक्टर है, उसमें तुमने 1 का मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड कितना आया a, 2 का मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड कितना आया 2a। अगर हम a से डिवाइड कर दे तो वेक्टर a अपॉन a, तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा a अपॉन a और कितना होगा 1। इसको हम लोग मॉड भी लिख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस। ठीक, मॉड लिख लो, मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये कितना हो गया, 2 का मल्टीप्लाई किया 2a, 1 का मल्टीप्लाई किया तो 1a और a से डिवाइड कर दिया तो a अपॉन a, बोले तो 1। तो अगर कोई वेक्टर है उसमें उसको उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो फिर इसका जो टोटल मैग्नीट्यूड आएगा कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये जो है इसको हम लोग लिखते हैं वेक्टर a, इसको पढ़ते हैं a कैप। क्या पढ़ते हैं, a कैप। a कैप इक्वल टू होगा वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। मतलब डेफिनेशन तो क्लियर है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन कुछ ना कुछ हो, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कहाँ से आया है, यूनिट वेक्टर क्या है बच्चों, कि क्या किया तुमने, एक वेक्टर है, उस वेक्टर में उस वेक्टर को हमने उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। तो एक वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, a है, तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो ये बना कौन, a कैप। तो a कैप का जो मॉड आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। a कैप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन हो, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर हमको निकालना है, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। मान लीजिए कोई वेक्टर 2 है तो 2 वेक्टर को 2 से डिवाइड कर दो। वेक्टर 5 है तो वेक्टर 5 को 5 से डिवाइड कर दो। वेक्टर a है तो उसको a के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो आपको मिल जाएगा यूनिट वेक्टर। आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको वेक्टर मिल जाएगा। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, अब मैं लिखा नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तुमको लिखना है। अ वेक्टर व्हिच हैज मैग्नीट्यूड 1 and have a particular direction is unit vector. Vector which have magnitude 1 and have a particular direction is unit vector. ठीक है, its magnitude is always 1, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अब आप इसको लिखेंगे आपको समझ आएगा। एक वेक्टर था, उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो 1 आ गया। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं वेक्टर a अपॉन मॉड a एंड दैट इज यूनिट वेक्टर a। और यूनिट वेक्टर a को क्या पढ़ते हैं, a कैप। a कैप बराबर वेक्टर a अपॉन मॉड a, इसका मॉड लेकर कितना आता है, 1। बात करते हैं इक्वल वेक्टर की। ठीक है, इक्वल वेक्टर। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर क्या होता है, ये लाइन, ये 2 वेक्टर है, इनका कैप इनका हेड है और ये इनका टेल है। तो ऐसे 2 वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम रहेगा उसको बोलेंगे इक्वल वेक्टर। ऐसे 2 वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम रहेगा उनको बोलेंगे इक्वल वेक्टर। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम रहेगा उनको बोलेंगे इक्वल वेक्टर। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर a है, या फिर इसको ए बी वेक्टर मान लीजिए। ठीक है, तो वेक्टर ए बी बराबर कितना है, वेक्टर a है, और दूसरा वेक्टर है कितना, पी क्यू वेक्टर है, जिसका मैग्नीट्यूड भी कितना है, a है। तो पी क्यू वेक्टर बराबर भी कितना है, वेक्टर a है, एंड ए बी वेक्टर बराबर भी कितना है, वेक्टर a है। इनका क्या है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या है, इनका सेम है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर बोलते हैं। समझे? तो ऐसे 2 वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम रहेगा उनको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर बोलेंगे। या ऐसे 15 वेक्टर, या ऐसे 1000 वेक्टर, या ऐसे 500 वेक्टर, या ऐसे 17 वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम रहेंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। आई होप आपको क्लियर है। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब लिखिए निगेटिव वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है निगेटिव वेक्टर। तो बच्चों निगेटिव वेक्टर कैसे निकालते हैं, आइए दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर a है, या o मान लीजिए और a मान लीजिए, मतलब o a वेक्टर बराबर कितना है, वेक्टर a है।
तो आप क्या करो, इसके ये टेल पे एक मिरर रख दो, मिरर रख दो मतलब आईना रख दो, इसके टेल पे क्या करो, एक मिरर रख दो, एक आईना रख दो। तो इसका इमेज कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो ये मान लीजिए कहाँ बना, ए डैश पे। तो ये लेंथ भी कितनी, अगर अपन 5.5 फीट गए तो अपन मिरर में देखते हैं, प्लेन मिरर में तो अपन 5.5 ही फीट दिखते हैं ना, 15 फीट नहीं दिखते हैं ना। तो ये जितना लेंथ ए है उतना ही नीचे बनेगा। तो ये वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन इसका जो डायरेक्शन, इस वेक्टर का जो डायरेक्शन है, ये वाले डायरेक्शन वेक्टर के डायरेक्शन में अपोजिट है। तो हम लोग वो ए डैश वेक्टर को क्या लिखेंगे, माइनस वेक्टर ए। तो हम लोग ऐसा ये नेगेटिव वेक्टर को फाइंड करते हैं। लाइक अगर मान लीजिए आपके पास ये वेक्टर ए है और ये कौन है, वेक्टर बी है। हमको अगर माइनस वेक्टर बी निकालना है, तो अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और हमको माइनस वेक्टर बी निकालना है, तो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर एक ऐसा आईना रख दो या मिरर रख दो। तो मिरर रखेंगे तो इसका मिरर इमेज ऐसा बन जाएगा, मिरर इमेज बनेगा, जिसको बोलेंगे कि सर ये क्या है, माइनस वेक्टर बी। ये क्या है, माइनस वेक्टर बी। यहाँ पे कौन था, माइनस वेक्टर ए। तो कोई भी वेक्टर है उसका नेगेटिव वेक्टर निकालना है तो उसके टेल पे मिरर रखना और पीछे इमेज बना देना, वही क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव वेक्टर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है बेटा पैरेलल वेक्टर। तो नेक्स्ट आपका पैरेलल वेक्टर है। तो नेक्स्ट पैरेलल वेक्टर की हम बात करें, आइए। तो पैरेलल वेक्टर जो है आपके पास, तो 2 or more vectors are said to be parallel if their directions are same and magnitude may or may not be same। मतलब ये ऐसा वेक्टर है ए है और ये दूसरा वेक्टर बी है, ये ऐसा भी हो सकता है, और ये तीसरा वेक्टर मान लीजिए सी है। तो वेक्टर ए बी सी तीनों क्या है, पैरेलल है। ए और सी का मैग्नीट्यूड बराबर है, ए और बी का अलग अलग है, तो भी ए बी पैरेलल है, ए सी भी पैरेलल है और बी सी भी पैरेलल है। तो ऐसे वेक्टर जिनके डायरेक्शन सेम हो बट उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो अब ऐसा जरूरी नहीं है कि उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग होना ही चाहिए, हो सकता है उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग भी हो सकता है बराबर भी हो। तो इक्वल वेक्टर का डेफिनेशन क्या था बच्चों, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम हो। तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम हो इसका मतलब ये होगा कि जो इक्वल वेक्टर होंगे वो पैरेलल वेक्टर होंगे, लेकिन पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो पैरेलल वेक्टर में डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग, एंटी पैरेलल वेक्टर। आइए, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, तो एंटी पैरेलल वेक्टर में क्या है बच्चों, अब सुन लीजिए फिर अपन लिख लेते हैं। ऐसे वेक्टर्स जिनके डायरेक्शन अपोजिट हो, एक दूसरे के अपोजिट हो, मतलब उनके बीच का एंगल कितना होगा, 180। जैसे मान लीजिए ये दो वेक्टर हैं, इनका डायरेक्शन सेम है, अगर इनका डायरेक्शन अपोजिट करना है तो मैं ऐसे ही करता हूं। तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 180। टेल टेल के बीच का एंगल लेगा है ना। तो आपके पास ये भी डायरेक्शन सेम है, तो इनके बीच का एंगल कितना है, 0। तो पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है, 0 होता है। एंटी पैरेलल के वेक्टर के बीच के एंगल कितना होता है, 180 होता है। तो ऐसे दो या ज्यादा वेक्टर या उससे और ज्यादा वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड और में भी सेम हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन उनका डायरेक्शन पक्का एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर या अनलाइन वेक्टर भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास वेक्टर ए है और ये आपके पास वेक्टर बी है, तो इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है और हो सकता है सेम भी हो, लेकिन इनका जो डायरेक्शन है
ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। या इसको ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर क्या है, वेक्टर बी है, तो इनके बीच का एंगल कितना होता है 180। तो यहाँ लिखेगा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक। वेक्टर ए एंड बी क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर। तो वेक्टर जो पैरेलल होगा तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा, और अगर एंटी पैरेलल होगा तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आइए बताइए। अब हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों कोलिनियर वेक्टर्स की, ठीक। कोलिनियर वेक्टर में थोड़ी वैरायटी है, वो देख लेते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स, तो यहाँ पर दो तरह से चीजें समझी जा सकती हैं, ठीक है। एक तो पैरेलल एंड दूसरा एंटी पैरेलल, और तीसरा सेम लाइन वेक्टर्स, ठीक। तो सेम लाइन वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर, ऐसे वेक्टर, ऐसे वेक्टर। तो वेक्टर ए मान लो, वेक्टर बी मान लो, वेक्टर सी मान लो। ऐसे वेक्टर्स जो एक ही लाइन में अलाइंड हो, ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन में अलाइंड हो, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। उनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कुछ भी नहीं कहा जा सकता, उनका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है और उनका डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकता है, बट किसी पर्टिकुलर एंगल पे नहीं होना चाहिए। या तो एंगल उनके पास 0 होगा या तो 180 होगा। कोलिनियर की हम लोग बात करें तो एक ही लाइन में अलाइंड होने चाहिए, या तो सेम डायरेक्शन में होंगे या अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अब पैरेलल वेक्टर की बात करें तो एक काम करता हूँ, मैं ऐसे समझाता हूँ कि तीनों चीजें वहां पे आ जाए। जैसे मान लीजिए हमने एक वेक्टर लिया ए और दूसरा वेक्टर लिया यहाँ पे बी, ये वेक्टर ए वेक्टर बी, और यहाँ पे वेक्टर हमने लिया कौन, वेक्टर सी, और एक वेक्टर हमने ले लिया वेक्टर डी। तो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी क्या है, कोलिनियर। इनका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक ही लाइन में होना चाहिए। तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एंगल की अगर बात आएगी, डायरेक्शन की बात आएगी, तो या तो एंगल उनके बीच 0 होगा या तो 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि या तो सेम डायरेक्शन में होंगे या तो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो ए बी और सी क्या है, कोलिनियर है। तो अगर हम इस वेक्टर को नीचे ला दें, इस वेक्टर को अगर हमने नीचे ला दिया वेक्टर बी को, तो ये ए के कोलिनियर था और बी के भी कोलिनियर था। मतलब ये जो वेक्टर है ये किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, और ये जो वेक्टर है इसके एंटी पैरेलल है। नहीं समझा तुम, क्या है कहानी, ए बी सी क्या है, कोलिनियर है। ए और बी क्या है, पैरेलल है। बी और सी क्या है, एंटी पैरेलल है। ये भी हो गया, और ये तीनों सेम लाइन में है। अगर हमको पैरेलल एंटी पैरेलल समझना है तो हम क्या करें, बी को नीचे ला लिए, तो बी को नीचे शिफ्ट अगर कर दिए तो बी ही है ना, वेक्टर बी चाहे ऊपर था चाहे नीचे था, हमने डायरेक्शन चेंज किया नहीं है, ना ही मैग्नीट्यूड चेंज किया है। तो वेक्टर बी नीचे आ गया, तो वेक्टर बी नीचे आ गया, तो अगर ये पहले इन दोनों के साथ कोलिनियर था तो अभी भी दोनों के साथ कोलिनियर होना चाहिए। यस सर, तो अभी भी अगर कोलिनियर है तो ए और बी क्या है, पैरेलल है, बी और सी क्या है, एंटी पैरेलल है, तो भी क्या रहेगा, ये कोलिनियर रहेगा। तो पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर और सेम लाइन वाले वेक्टर, ये सारे क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। तो पैरेलल, सेम लाइन, एंटी पैरेलल, ये सारे वेक्टर क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर होते हैं। तो ये सेम लाइन वाला हो गया, ये वाला क्या हो गया, पैरेलल हो गया, और ये वाला क्या हो गया, एंटी पैरेलल हो गया, और ये क्या, ये तो सेम लाइन वाला आपके पास था, सेम लाइन सेम लाइन। इसको लेने की जरूरत ही नहीं थी, भाड़ में ये है ना, नहीं आया तुमको समझ। क्या है कोलिनियर वेक्टर, सेम लाइन में जो वेक्टर रहेंगे कोलिनियर कहलाएंगे, पैरेलल वेक्टर भी क्या कहलाएंगे, कोलिनियर कहलाएंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर भी क्या कहलाएंगे, कोलिनियर कहलाएंगे। तो आई होप आपको क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए आप कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक। तो ऐसे तीन वेक्टर
जो एक ही ऐसे 3 वेक्टर जो एक ही प्लेन में होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। अगर 2 वेक्टर हैं तो वो ऑलवेज कोप्लेनर ही रहेंगे, ठीक है। तो हम या फिर आप डायरेक्टली ऐसा बोलिए ठेठ भाषा में कि ऐसे 2 या ज्यादा या 3 या उससे ज्यादा वेक्टर जो एक ही प्लेन में पाए जाएंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। तो जैसे मान लीजिए बेटा ये 3 वेक्टर है, ये 2 ही ले लेते हैं, इसके पास कैप नहीं है, तो ये क्या है, 1 वेक्टर 2 वेक्टर। तो अगर ये वेक्टर है और ये तीनों ले लेते हैं ना, कोई ये क्या है, इसका कैप है, और ये क्या है, टेल है, और ये क्या है, हेड है, ये 3 वेक्टर है। अगर हम इसको इससे बोर्ड पे ऐसे रख देते हैं, इनका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और ऐसा, तो ये क्या है, ये कोप्लेनर वेक्टर है, तीनों किस प्लेन में है, बोर्ड वाले प्लेन में है। तो तीनों बोर्ड वाले प्लेन में मतलब ये क्या है, कोप्लेनर वेक्टर, समझे। तो कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे 3 वेक्टर जो एक ही प्लेन में मिलते हैं उसको, ऐसे 3 वेक्टर जो एक ही प्लेन में रहते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। तो कोप्लेनर वेक्टर ऐसा मान लीजिए, एक ऐसा मान लीजिए और एक ऐसा मान लीजिए, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, ऑल आर द कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। तो ये सारे वेक्टर कौन से हैं, कोप्लेनर वेक्टर है, ठीक है। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये तीनों एक ही प्लेन में है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग लिखेंगे एक्सियल वेक्टर। क्या लिखेंगे, एक्सियल वेक्टर। तो एक्सियल वेक्टर क्या होता है बेटा, आइए, the vector which shows rotating effect, ठीक है, and its direction is always along the axis of rotation, ठीक है, लिख लेते हैं, it shows rotating effect and it is along axis of rotating body, along axis of rotating body। लिखो जरा, ठीक है। एक्सियल वेक्टर shows rotating effect and it is along along axis of rotation of rotating body, axis of rotating body and direction is calculated, लिखो, calculated by a right hand thumb rule, ठीक है। एक्सियल वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जो रोटेटिंग इफेक्ट तो दिखाएगा या रोटेटिंग बॉडी में मिलता है ये, ठीक है, और इसका डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के डायरेक्शन में रहेगा, और इसका डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, ठीक है। चलिए समझा देते हैं आपको। आइए, आपने डिश देखा हुआ है, रिंग देखा हुआ है, डिश मतलब जो सीढ़ी नहीं है वो सीढ़ी है, रिंग कौन सा है, कड़ा या बैंगल्स, ठीक है। तो हम लोग देखे बच्चों कि ये मान लीजिए कोई एक रिंग है, अच्छे से बनाते हैं इसको, ये मान लीजिए एक रिंग है और इसका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। आपके पास राइट हैंड है, सबके पास राइट हैंड है, ठीक है। तो राइट हैंड है तो फिंगर्स को कर्ल कीजिए, मोड़िए और उस डायरेक्शन में मोड़िए जिस डायरेक्शन में बॉडी रोटेट हो रही है। तो मान लीजिए कोई पार्टिकल है, रस्सी से बांध के इसको ऐसा घुमा रहे, तो रोटेशन को हम लोग डायरेक्शन देते हैं घड़ी के डायरेक्शन में क्लॉकवाइज और घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। तो जब ये घूम रहा है तो आप देखिए कैसा घूम रहा है, घड़ी तो ऐसा घूमता है ना बेटा, अगर ये ऐसा घूम रहा है, घड़ी को अगर ऐसे दीवार में रखी हुई घड़ी, इसको ऐसे रखेगा तो कैसे घूमेगा घड़ी, ऐसे घूमेगा ना बे, ऐसे घूमेगा, 9 बजेगा, 10 बजेगा, 11 बजेगा, 12 बजेगा, 1 2 3 4 बजेगा, तो ऐसे घूमेगा घड़ी। अब तुम देख लेना कैसे घूम रही, ठीक है। अगर ये घड़ी ऐसे होती तो घड़ी घूमती कैसे, ऐसे। अगर ये ऐसे घूम रहा है तो घड़ी के उल्टे दिशा में,
तो अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं तो ये घड़ी का अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो हम अपने फिंगर्स को उस डायरेक्शन में घुमाएंगे जिस डायरेक्शन में पार्टिकल या बॉडी घूम रहा है। तो हमने फिंगर्स को क्या कर दिया? ऐसे घुमा दिया, तो थंब कहां गया? ऊपर गया, तो थंब गया ऊपर, तो इट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर। तो राइट हैंड थंब रूल आई होप आपको समझ आया है कि अगर बॉडी ऐसे घूम रही है, मान लीजिए ऐसे घूम रही है तो फिंगर्स को कैसे घुमाएगा? ऐसे, थंब ऐसा जाएगा। अगर ऐसे घूम रही तो फिंगर्स को कैसे घुमाएगा? ऐसे, तो थंब कहां जाएगा? नीचे जाएगा। लेकिन राइट हैंड ही घुमाना, ऐसा नहीं कि इसके लिए राइट हैंड घुमा दिया और इसके लिए लेफ्ट हैंड घुमा दिया, दोनों तरफ से आ रहा है। समझ गया? तो ध्यान ये रखना है कि राइट हैंड थंब रूल है। राइट हैंड के फिंगर्स को, चारों फिंगर्स को बॉडी के रोटेशन की डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो थंब कहां जाएगा? जिधर भी जाएगा वो डायरेक्शन बताएगा एक्सियल वेक्टर की। एक्सियल वेक्टर कौन कौन से होते हैं? एंगुलर वेलोसिटी का होता है, एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा, और दूसरा होता है आपके पास एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। क्या होता है बेटा? एंगुलर एक्सीलरेशन, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा। और टॉर्क भी होता है जिसको हम रोटेटिंग वेक्टर बोलते हैं, इसको बोलते हैं टाउ। टाउ नहीं, टाउ, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा। तो एक्सियल वेक्टर, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर एक बॉडी और ले लेते हैं। मान लीजिए ये क्या है? एक डिश है। डिश से घूम रही है, कैसे? ऐसे घूम रही है। तो ऐसे अगर घूम रही है तो हम क्या करेंगे? इसको, ये ऐसे जा रही है ना घूम के, ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, तो हम फिंगर्स को क्या करेंगे? ऐसे घुमाएंगे। जब हम फिंगर्स को ऐसे घुमाएंगे तो थंब कहां जाएगा? नीचे जाएगा। तो जो एक्सियल वेक्टर्स होंगे ओमेगा एंड अल्फा एंड टाउ, इसके डायरेक्शन नीचे रहेंगे, और यहाँ पर ओमेगा, अल्फा एंड टाउ का डायरेक्शन क्या रहेगा? ऊपर रहेगा। तो जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर रहेगा, जब क्लॉकवाइज घूमेगा तो एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन कैसा रहेगा? नीचे रहेगा। तो ये वाला कौन सा है? ये वाला कौन सा है? ये वाला क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाओगे तो थंब कहां गया? तो एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग ऐसे प्लेन कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल करते हैं, तो थंब कहां गया? ऊपर। और जब क्लॉकवाइज घूमेगा तो कैसा जाएगा? थंब नीचे जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर है। मैं इसको फिर से एक बार दिखा देता हूं। ये ऐसे ऐसे घुमाएगा ना, ऐसे 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 घुमाएगा, थंब ऊपर जाएगा। इसको नीचे घुमाएगा, नीचे आएगा, थंब नीचे आएगा। तो ऐसा वेक्टर जो रोटेटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा और उसका डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या है? जो लाइन है ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब जिसे चक्का घूम रहा है उसमें एक्सेल लगा होता है, चक्का जिसमें माउंट होता है जिस डंडे में, उस डंडे को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या ये है? इसके अलावा जो होगा आपका एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन रहेगा। एक्सियल वेक्टर क्या होगा? ओमेगा होगा, अल्फा होगा, टाउ। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन है। और टाउ क्या है आपके पास? टॉर्क है, रोटेटिंग फोर्स बोलते हैं। जब हम गेट खोलते हैं ना, तो गेट खोलते तो घूमता है चर, तो क्या है? टॉर्क लगाया हुआ है। तो हमने फोर्स लगाया हुआ है, तो फोर्स ने क्या बनाया? कपल बनाया, क्योंकि वहां पर हिंज लगा हुआ है ना, तो हिंज पकड़ के रखा घुमाता है और हम जैसे फोर्स लगाते हैं तो टॉर्क लगता है। तो गेट खोलने में हमको टॉर्क लगता है। तो टॉर्क इज नथिंग बट रोटेटिंग फोर्स। अगर कुछ भी नहीं आता, कोई पूछता है टॉर्क क्या है बेटा, तो टॉर्क है रोटेटिंग फोर्स, घुमाने वाला फोर्स, घुमाने वाला बल टॉर्क कहलाता है। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आपको समझ गया है, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर लगभग खत्म हो गया। अब हम लोग आगे, a vector which have sorry क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया। क्वेश्चन लिखो, which quantity is not have magnitude, which quantity have magnitude and direction but it is not a vector QTY quantity। QTY मतलब क्वांटिटी। ऐसा कौन सा क्वांटिटी है
जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ऑप्शन आपके है ए स्पीड सॉरी वेलोसिटी, ठीक है, बी ऑप्शन है फोर्स, ठीक है, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रिक करंट एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। इसमें से कौन सा आंसर है आपको कमेंट में बोलना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर दे देता हूं ताकि आपको आसानी रहे। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। चलिए लिखिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। क्या लिखेंगे बच्चों? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में क्या है कहानी? आपके पास दो कंपोनेंट फिलहाल होते हैं। अगर हम 2D की बात करते हैं तो हमारे पास दो कंपोनेंट होता है। ये ऐसा अगर हमने हाथ किया है तो ये क्या है? हॉरिजॉन्टल है। अगर हमने ऐसा हाथ खड़ा किया है तो ये क्या है? वर्टिकल है। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल है। ये क्या है? ये वर्टिकल है। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल है। ये क्या है? वर्टिकल है। ठीक है। तो जैसे आपका ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है और ऐसे क्या होता है? वर्टिकल। से कॉलम खड़ा हुआ है, घर में कॉलम है तो क्या है? वर्टिकल कॉलम्स है और सरफेस क्या है? हॉरिजॉन्टल है। ठीक है। तो आपके पास अगर कोई भी वेक्टर है तो फिलहाल उसके पास दो कंपोनेंट होते हैं या फिर हो सकता है एक ही हो। अगर कोई हॉरिजॉन्टल है तो वो वर्टिकल नहीं है, अगर कोई वर्टिकल है तो वो हॉरिजॉन्टल नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं आपको? अगर आप लेटे हुए हैं तो खड़े नहीं है, अगर आप खड़े हुए हैं तो लेटे हुए नहीं है। तो जब आप खड़े हुए रहते हैं तो कैसे होते हैं? वर्टिकल होते हैं। जब आप लेटे हुए रहते हैं तो कैसे होते हैं? हॉरिजॉन्टल होते हैं। लेकिन कोई बंदा ऐसे हो जाए तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल में बनेगा और एक वर्टिकल में भी बनेगा। तो हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं। हमारे पास कितने होते हैं? दो कंपोनेंट। एक होता है हॉरिजॉन्टल और दूसरा क्या होता है बेटा? वर्टिकल। ठीक है। दो कंपोनेंट होते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अगर कोई लाइन ऐसी है, ये मान लीजिए ओरिजिन है और वेक्टर ए है ये, तो ये कैसा है? हॉरिजॉन्टल है। ठीक है। अगर ये वेक्टर बी है या ए भी हो सकता है तो ये कैसा है आपके पास? वर्टिकल। एक ए ले लेना, इसको ऐसे रख दिया तो ये कैसा है? हो गया बेटा वर्टिकल। ठीक। अब आइए कुछ और दिखाते हैं आपको। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अगर मान लो कोई वेक्टर ऐसा है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन को बना दीजिए और वर्टिकल लाइन को बना दीजिए। तो ये वेक्टर ए है तो इधर पे कौन सा आएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इधर पे कितना आएगा बेटा? वर्टिकल कंपोनेंट। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल। अगर कोई हॉरिजॉन्टल रहेगा तो वर्टिकल नहीं रहेगा, अगर वर्टिकल रहेगा तो हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा। लेकिन अगर बीच में कहीं है, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रहा है या वर्टिकल से कुछ एंगल बनाते हुए बीच में कहीं है तो उसके दो कंपोनेंट होंगे। और कौन कौन से होंगे? वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल होंगे। ठीक है। चलिए कैसे निकालते हैं वो चेक करेंगे हम लोग कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट हम कैसे निकालते हैं। अगर कोई हॉरिजॉन्टल है तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका वही आएगा, उसका मैग्नीट्यूड आएगा। अगर कोई वेक्टर वर्टिकल है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा? वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा? 0 आएगा। अगर कोई वेक्टर हॉरिजॉन्टल है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा और वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है। चलिए मान लीजिए आपके पास बेटा ये एक ऐसा वेक्टर है और ये ए है और ये हॉरिजॉन्टल साइड है तो यहाँ से एंगल थीटा बनाता है मान लीजिए, और ये आपका वाई एक्सिस है, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है। तो हमारे पास क्या हुआ? हमने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो अगर हम इसको x मानते हैं, इसको हमने क्या मान लिया सर? इसको हमने y मान लिया। बहुत बढ़िया सर। तो अब क्या हुआ कि ये वाला जो है ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वाला कौन है?
वर्टिकल कंपोनेंट। और इसके ही पैरेलल अगर हम आते हैं तो ये वाली जो लाइन है इस लाइन के बराबर y, तो हम लोग इसको वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक, मतलब एक रस्सी है या ऐसा समझिए एक ऐसा पत्थर रखा हुआ है, आप इसको ऐसे खींच रहे हैं, तो जब ऐसे आप खींचेंगे तो इसमें एक फोर्स इधर भी लग रहा होगा, एक फोर्स इधर लग रहा होगा, तो इस फोर्स की वजह से ही इधर फोर्स का पार्ट आ रहा है और इधर भी फोर्स का पार्ट आ रहा है। तो ये वाला कौन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये वाला कौन है, वर्टिकल कंपोनेंट है। अगर आप केवल इधर फोर्स लगाते तो केवल हॉरिजॉन्टल लगता, अगर आप इधर केवल फोर्स लगाते इधर पे तो वर्टिकल लगता, लेकिन आप दोनों के बीच में या कहीं किसी एंगल पे लगा रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल में भी फोर्स आएगा और वर्टिकल में भी फोर्स आएगा। समझे बात को? चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए, तो हमारे पास क्या हुआ बेटा कि ये एक वेक्टर है और जिसको हम लोग वेक्टर ए बोल रहे हैं, तो ये एंगल बनाता है किधर से, यहाँ से, कुछ टिल्टेड है, ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है। तो x हम बोलते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और y को हमने बोल दिया वर्टिकल है, तो y इधर पे आएगा तो इसके पैरेलल है, तो ये वाला कंपोनेंट आपका y कंपोनेंट है। ठीक, या वर्टिकल कंपोनेंट। हमने इधर डॉटेड लाइन इसलिए बनाई है ताकि ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके हम लोग इसको सीख पाए। तो अब समझो कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पर 90 है, यहाँ पे थीटा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो cos थीटा होता है बेटा वो होता है एडजेसेंट, ठीक है, अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल के लिए ये वाली जो लाइन है वो कौन है बेटा, एडजेसेंट है, और ये लाइन कौन सी है बेटा, अपोजिट है, और ये लाइन कौन सी है बेटा, हाइपोटेन्यूज है। तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, cos थीटा। हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना है बेटा, a, और एडजेसेंट कितना है, x। तो मैं लिखूंगा सर cos थीटा इक्वल टू x अपॉन a, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो a cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया, x आ गया, और यही क्या है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब दूसरी जगह पे आते हैं तो सर sin थीटा इसमें लगा दें तो ये क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा sin थीटा अपॉन y अपॉन a। तो a sin थीटा जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, y मिलेगा, और यही क्या है आपका वर्टिकल कंपोनेंट। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे निकालते हैं और वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। ठीक, चलिए बनाइए इसको। ऐसा जरूरी नहीं है कि साइन वाला हर बार वर्टिकल की तरफ आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉस वाला हर बार हॉरिजॉन्टल की तरफ आएगा। वो डिपेंड करेगा कि थीटा हॉरिजॉन्टल से अगर बना है तो कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल में आएगा, थीटा अगर वर्टिकल से बना है तो कॉस थीटा किधर आएगा, वर्टिकल में आएगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट तो उनके नाम है, लेकिन इनमें cos थीटा sin थीटा फिक्स नहीं रहेगा। अगर थीटा हॉरिजॉन्टल से बनेगा तो cos थीटा कहां आएगा, हॉरिजॉन्टल में आएगा। अगर थीटा वर्टिकल से बनेगा तो cos थीटा वर्टिकल से आएगा, क्योंकि फिर वर्टिकल वाला एडजेसेंट हो जाएगा ना। चलो बच्चों देखते हैं दूसरा केस देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा वेक्टर है जो यहाँ से एंगल थीटा बनाता और ये वेक्टर a है, तो फिर इधर पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर ही आएगा और वर्टिकल कंपोनेंट भी इधर ही आएगा, लेकिन इनके वैल्यू अलग-अलग हो सकते हैं। तो हम क्या करें कि इधर से एक राइट लाइन ड्रॉ कर देते हैं परपेंडिकुलर टू द y एक्सिस, ठीक है। तो अगर हम देखें तो अब ये क्या है, एडजेसेंट है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और ये क्या है, अपोजिट है। तो ये मान लीजिए कि ये y है, और ये मान लीजिए कितना है, ये x है, और ये मान लीजिए कितना है, y है, वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पर लिखें कि y अपॉन h, तो y अपॉन h क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो वो कितना होता है सर, sin थीटा, सॉरी cos थीटा ना, ये कितना होता है, cos थीटा। एडजेसेंट कौन सा है आपका, y है, हाइपोटेन्यूज कितना है, h। तो y और h का वैल्यू कितना है, 1, तो कितना हो जाएगा, cos थीटा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, a cos थीटा, और जो कि क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट खड़ा है ना। अब अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये कौन है, अपोजिट है, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट कितना माने, x, हाइपोटेन्यूज कितना है, a, बराबर कितना, sin थीटा। तो x इक्वल टू कितना, a sin थीटा। तो x इक्वल टू अगर a sin थीटा आ रहा है तो ये कौन सा है आपके पास,
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि ये वाली लाइन इस लाइन के लगभग बराबर है ना, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। तो ये कितना आएगा, a sin थीटा आएगा, और ये वाला कितना आएगा, a cos थीटा आएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल हमेशा a cos थीटा आएगा और वर्टिकल हमेशा a sin थीटा आएगा। इसका मतलब ये हुआ जिधर पे थीटा बना रहेगा उधर पे cos आएगा, जिधर पे थीटा नहीं बना रहेगा उधर पे sin आएगा। अब समझो बात को, देखो जैसे मान लो ये x है और ये y है, और ये आपके पास मान लीजिए 2 ले लीजिए, 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो इधर पे कितना आएगा 2 cos 30 आएगा, और इधर पे कितना आएगा 2 sin 30 आएगा। तुमको ऐसे ध्यान रखना है कि जिधर थीटा रहेगा उधर 30 cos लेना है, जिधर थीटा नहीं रहेगा उधर sin लेना है। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट है, तो ये हो जाएगा 2 into √3/2 cos 30 वैल्यू, तो कितना आएगा √3 आएगा। इधर पे लेगा तो कितना हो जाएगा 2 into sin 30 1/2, 2 कैंसिल तो 1 आएगा। तो अब यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया √3 आ गया। समझे बात को? तो ऐसे हम लोग कंपोनेंट निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, लिखो इसको। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको सिंपल। एक तो आप रट्टा मार लीजिए थोड़ा कुछ वैल्यूज। sin 37 का वैल्यू रख लीजिए। sin 37 वैल्यू कितना होता है 3/5। cos 37 का वैल्यू होता है डिग्री है ना, कितना होता है 4/5। sin 53 का वैल्यू होता है बेटा 4/5। cos 53 का वैल्यू होता है 3/5। tan 37 का वैल्यू होता है 3/4। tan 53 का वैल्यू होता है बेटा 4/3। तो ये रट्टा मार लो। बाकी sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, sin 0, cos tan, sin cos tan के वैल्यू कम से कम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, फिलहाल हम लोग लिखा देंगे बाद में। ठीक, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपके पास, मान लीजिए x एक्सिस है और ये क्या है y एक्सिस है, और यहाँ पर एंगल ये कितना बना रहा है 37 और वैल्यू कितना है 10। तो ये वाला कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल है, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा है वर्टिकल है। तो जिधर पे थीटा बन रहा है उस लाइन पे क्या आएगा cos थीटा आएगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पे 10 cos 37, और यहाँ पे क्या लिखोगे, ये क्वेश्चन नंबर ले लीजिए कुछ भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 ले लीजिए ना, क्वेश्चन नंबर 2 ले लीजिए। ठीक, इधर पे कितना आएगा 10 sin 37, तो जाएगा 10 into cos 37 कितना होता है 4/5। ये 10 into कितना 3/5, 5 2 जा कितना 10, 3 2 जा कितना आया 6, और 5 2 जा कितना 10, 2 4 जा कितना आया 8। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आया 8, एंड वर्टिकल कंपोनेंट आया कितना 6। समझे? तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए कैसे करेंगे, जिधर पे थीटा रहेगा उधर पे cos लेना है, जिधर पे थीटा नहीं रहेगा उधर पे sin लेना है। चाहे वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो चाहे वर्टिकल कंपोनेंट है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल में cos आएगा और वर्टिकल में sin आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 है ना, 2 हो गया। ये मान लीजिए आपके पास ऐसा है और ये ऐसा, ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, और यहाँ से ये कितना बन रहा है 37, और ये कितना है 20 न्यूटन का फोर्स है। तो फिर आपको कंपोनेंट निकालना है। तो इधर पे कितना आएगा 20 cos 37, क्यों, क्योंकि सर थीटा इधर बन रहा है, थीटा इधर नहीं है। इधर पे कितना है 20 sin 37, हो जाएगा 20 into 3/5। तो 3/5 तो 5 4 जा, और 4 3 जा कितना 12, 20 into 4/5, तो 5 4 जा एंड 4 4 जा कितना 16। तो ये कौन है वर्टिकल कंपोनेंट, और ये कौन है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। आई होप आपको क्लियर है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप करेंगे। ठीक, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ये आपके पास ऐसा है, ये 25 न्यूटन का फोर्स है, यहाँ से 53 डिग्री का एंगल बन रहा है। आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको और दे दे रहा हूँ। आइए, ये मान लीजिए आपके पास 10 न्यूटन है, और यहाँ से
45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 10√2 ले लो, ठीक है। तो ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट है और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 4 एंड 5 के आंसर आपको बताना। 8 नहीं है भाई, ये 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, तो 1, 4 और 5 के आंसर आपको कमेंट में देने हैं। आई होप आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ है तो मुझे मैंने नंबर आपको दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर लेते हैं, या फिर ग्रुप है तो ग्रुप में अगर आप ऐड हैं तो आप वहाँ पे कमेंट कर दीजिए कि सर हमको प्रॉब्लम क्या हो रहा है, और अगर नहीं ऐड है तो आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक। थैंक यू।